Hello and welcome to Computology Academy. Myself Vidyanand Singh, and today we are going to discuss a very important topic, that is what kind of question papers are asked in JPSC mains exam, what are the numbers of questions, and what should be your approach to prepare for the JPSC mains exam. So here we will talk about the pattern, papers, number of papers, as well as the number of questions that are asked in the JPSC exam. So here you are viewing this gate, कमीशन का गेट है, आयोग का, ठीक है. एंड you should be having a dream to enter this gate by not your own will but by the call of the commission. कमीशन आपको बुलाए कि आइए इंटरव्यू देने, वो आपका विल पावर होना चाहिए, वो आपका एस्पिरेशन होना चाहिए, वो आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए कि आई विल गो टू द जेपीएससी हेडक्वार्टर, जेपीएससी कमीशन ऑफिस, बट बाय नॉट माय ओन विल बट by the will of the commission. They should ask me to come and to appear in the interview, and thereafter only I will be there in front of them. तो वो विल पावर, वो जज्बा रखिए. कट ऑफ का डस्ट ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है, जैसा कि बहुत सारे कॉल्स मुझे भी आ रहे हैं कि सर मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे उतने आ रहे हैं. तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोगों के 80% लोगों के जो मार्क्स मुझे सुनने को मिल रहे हैं, and that is in the range of 95 to 105 questions. तो कट ऑफ मैंने जैसे अर्लियर वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि द कट ऑफ इज डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, नॉट बाय द नंबर ऑफ पीपल who are scoring too much high marks but they are small in number. The sample size should be wide to decide the cut off. लगभग 4000 लोगों को जेपीएससी के मेंस के एग्जाम के लिए कॉल आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4000. बट हियर द पीपल हु आर हैविंग टू हाई स्कोर, दैट नंबर इज नॉट सो ह्यूज, सो दे विल नॉट डिसाइड द कट ऑफ. कट ऑफ का टेंशन दिमाग से निकालिए और प्रिपरेशन में लगिए, बिकॉज दिस नॉलेज वट एवर यू विल गेन after preparing the mains exam, that is going to be utilized in other competitive exams also. 12th December को बीपीएससी की प्री है, और बीपीएससी की प्री में भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, all those things will be asked in BPSC exam as well. And here are many students who are also going to appear on 10th of October in the UPSC prelims exam. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स भी देने वाले हैं, नो नीड टू गो फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक विच आर आस्क्ड इन द जेपीएससी एग्जाम, मेंस एग्जाम फ्रॉम द जेपीएससी पर्सपेक्टिव. झारखंड एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस पे नहीं जाना है. जस्ट गो ऑन टू प्रिपेयर फॉर द इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऑल दोज थिंग्स आर इन द जेपीएससी मेन सिलेबस. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मैं अभी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिपरेशन में लगे रहिए. जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रैक पे चलता है. वहाँ पे भी आपको टॉपिक्स वही मिलेंगे जो दूसरे एग्जाम्स में भी हैं. 20% क्वेश्चंस जस्ट रहेंगे जो कि जेपीएससी में झारखंड फोकस्ड रहेंगे. अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव एंड दे आर आस्क्ड इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो. सो नो नीड टू बी पैनिक कि सर कट ऑफ आएगा, कितना आएगा, मैं क्लियर करूँगा, नहीं करूँगा, मैं इसके लिए प्रिपेयर करूँ या उसके लिए प्रिपेयर करूँ. जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली किसी एक सिंगल एग्जाम के लिए नहीं होती है, वो हर एक एग्जाम में उसकी इन्फॉर्मेशन काम आती है. जैसा कि मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वन ऑफ द स्टूडेंट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि सर मैंने जेपीएससी की प्रिपरेशन की नहीं थी, स्टिल आई एम गेटिंग गुड मार्क्स. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप किस चीज़ की प्रिपेयर कर रहे थे. बोले सर रेलवे का कर रहा था, बैंक का कर रहा था, जेएसएससी का कर रहा था. द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेक्स द प्रिपरेशन ऑफ योर जेपीएससी.
तो आप ऐसा थोड़ी ही है कि संकल्प करके बैठेंगे जेपीएससी का ही प्रिपरेशन करना है तभी आपका जेपीएससी क्लियर होगा। यू जस्ट नीड टू हैव द नॉलेज of the topics which are being asked in the paper, that's it, nothing else is required. No need to be specific about any exam, be generalized, just उन टॉपिक्स को आपको टच करना है जो कि उस एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कॉमन फॉर ऑल द एग्जाम्स, चाहे आप बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दें या तमिलनाडु का। इंडियन कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया विल नॉट बी चेंज्ड, Indian constitution will not be changed, Indian economic data will not be changed। तो आप अगर तमिलनाडु का दे रहे हैं तो तमिलनाडु का स्टेट का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनका बजट है, जो उनकी ज्योग्राफी है, जस्ट उतना आपको एक्सक्लूसिवली पढ़ना है। देयर आफ्टर ऑल द थिंग्स आर सेम फॉर बिहार एंड फॉर तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन करूँ या जेपीएससी की प्रिपरेशन करूँ, तो आगे मैं आपका ये भी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला पेपर जीपीएससी मेंस एग्जाम में कौन सा होता है। सबसे पहला पेपर होता है यहाँ पे, फर्स्ट पेपर इज अ क्वालिफाइंग पेपर एंड यू जस्ट हैव टू नीड मिनिमम 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपको चाहिए यहाँ पे आउट ऑफ 100। द 100 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड हियर in every section there will be 2 sections in qualifying paper. First section will be from Hindi and second section will be from English, and in both the sections there are 4 questions and both of them are of same weightage. So here you will see that the first question will be of essay, and here you will get, let me show you the question paper here. I am having the question papers also. So here you will get 5 topics, out of which on one topic you will have to write one essay in 400 words. That will be of 15 marks. And next will be related to the grammatical corrections and other things. And that will again be of 15 marks. And thereafter there will be one comprehension question. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है essay का है, thereafter there is question of grammar, and thereafter you will find the comprehension question. There will be one passage, and from that passage the questions will be asked. Here you will find the passage, and thereafter there is प्रीसी राइटिंग. सो उसमें आपको समराइज करना है, 1/3 वर्ड्स के लगभग में समराइज करना है, प्रीसी राइटिंग रहेगी. एंड सेम थिंग विल बी विद द इंग्लिश ऑल्सो. हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एसे, देयर आफ्टर ग्रामेटिकल एरर्स, देयर आफ्टर पैसेज एंड देयर आफ्टर प्रीसी राइटिंग. So this kind of question you will find for the qualifying paper, and here what will happen, you can easily score if you are well read. आपने अगर 10th तक पढ़ाई सही से की है इंग्लिश और हिंदी की, then you don't need to prepare for this paper specifically. Just you have to be cautious and answer it easily in cool and calm nature. आपका पेपर क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करते हैं तो देन यू विल गेट इजली 10 मार्क्स इन एसे, एंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ कंबाइंड 10 into 2 दैट विल बी ऑफ 20 वेटेज. इतना आप आराम से ले सकते हैं. देयर आफ्टर ग्रामर, उसमें भी आपको इजीली आराम से 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें भी ऑप्शन रहेगा. देयर ऑल्सो यू विल गेट ऑप्शन. 6-7 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं. और यहाँ पे अगेन यू कैन इजली स्कोर 20 मार्क्स कलेक्टिवली इन बोथ द पेपर्स. 40 नंबर तो यही हो गए. उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज का है, वहीं से पढ़ना है, वहीं से आंसर लिखना है. जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज एंड पिक द आंसर्स व्हाट एवर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड beneath दैट. जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. सो नो नीड टू पैनिक. ये पेपर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग, जो आप लोगों को आंसर शीट मिलेगी, द टाइप ऑफ आंसर शीट और द साइज ऑफ आंसर शीट यू विल गेट विल बी समथिंग लाइक दैट. इसकी हाइट कम रहेगी, विड्थ ज़्यादा रहेगी. अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच की हाइट रहेगी इसकी और 8 इंच की इसकी विड्थ रहेगी. एंड दैट विल बी रूल्ड पेपर.
हिंदी की कॉपी की तरह रहेगी। और यहाँ पर ये भी पैनिक नहीं करना है कि आपको स्पेस कितना मिलेगा लिखने के लिए। देयर इज नथिंग लाइक यूपीएससी आंसर शीट। यूपीएससी के आंसर शीट में स्पेसिफिकली स्पेस प्रोवाइड किया रहता है कि आपको इतने में ही अपना आंसर खत्म कर देना है। एंड इफ यू कमिट एनी मिस्टेक इन राइटिंग द आंसर देयर इज नो ऑप्शन टू स्टार्ट द आंसर afresh. Either you manipulate there, improvise there, or you just have to leave it out. You are at loss, but that is not the situation in JPSC एग्जाम। यहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए, नथिंग टू बॉदर अबाउट, जस्ट यू आर लूजिंग द टाइम। और वो भी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं करेगा, दैट आई विल डिस्कस ऑनवर्ड्स। यहाँ पे क्या है कि आपको जस्ट उसे काटना है एंड स्टार्ट द आंसर अफ्रेश। तो उसके बाद यहाँ पर है ऑप्शनल सब्जेक्ट। इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट यू विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ 15 लैंग्वेजेस। The list of that languages is provided in the syllabus. From that list of 15 languages you just have to select one language और उसकी प्रिपरेशन कीजिए। एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल सेलेक्टिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू क्रिएट द बिगेस्ट डिफरेंस इन योर स्कोर। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यू आर हिंदी स्पीकिंग पर्सन, योर मदर टंग इज हिंदी, सो यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन हिंदी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो लोगों ने थ्रू आउट हिंदी में ही अपनी तैयारी की है, पढ़ाई की है, सब कुछ उनका हिंदी में ही है, स्टिल दे वे आर अनेबल टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है। सिलेबस में भी आप देखेंगे तो तुलसीदास के काव्य मिलेंगे, महाभारत की चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए प्रिपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। So here you should be very choosy while selecting your optional paper. और some students will say you यार तू तो DPS में पढ़ा है, तू तो DAV का प्रोडक्ट है, श्यामली का प्रोडक्ट है, you should go for the English optional. This is also not the case here. जब यहाँ पर कांथापुरा बाई राजा राव का नोवेल से क्वेश्चन आने लगेगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। जब यहाँ पर अच्छे से वो जो प्रोज लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर पोएम्स लिखे हुए हैं, उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एसिमिलेट एंड टू गेट। एडेड टू दैट द लिटरेचर ऑफ द सिलेबस ऑफ JPSC एग्जाम इज़ नॉट कंसोलिडेटेड एंड कंपाइल्ड इन अ सिंगल पीस एनीवेयर, सो यू विल बी एट लूजिंग एंड आप इसी हंटिंग में रह जाएंगे कि ये नॉवेल की हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगी, ये पोएम की मटेरियल कहाँ से मिलेगी। दैट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर यू पीपल. So select the optional very cautiously. If you are having all the materials of that language and you are well acclimatized and well informed with that language, then only go for that language. Otherwise it will be a very problematic situation for you. क्योंकि यहाँ पर ये पेपर 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स, एंड दैट विल बी काउंटेड फॉर मेकिंग द मेरिट लिस्ट. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें भी क्वालिफाई करेंगे तो काम चल जाएगा. दिस विल बी काउंटेड फॉर मेकिंग द मेरिट लिस्ट एंड फॉर मेकिंग द कॉल फॉर इंटरव्यू. एंड इवन इफ यू गेट द कॉल फॉर इंटरव्यू, देयर आफ्टर ऑल्सो द मार्क्स ऑफ दिस पेपर will be very important to decide your ranking in the final list. आप लिस्ट में रहते हो कि नहीं रहते हो वो भी इस पे मैटर करेगा. लिस्ट में हो तो आपकी रैंकिंग ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, वो भी इसके कारण मैटर करेगा. सो बी वेरी कॉशियस while selecting the optional paper. It is going to be very crucial for all the students because इस पेपर के बाद जितने भी पेपर हैं सबके लिए कॉमन हैं. वहाँ पे कोई एज किसी को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. द पीपल विल गेट द एज ओवर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रिपरेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ सब्जेक्ट, टाइप ऑफ लिटरेचर और टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर. एंड हियर इन दिस पेपर देयर विल बी टोटल 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में रहेगा और उसमें भी टोटल स्टूडेंट्स को जस्ट 6 क्वेश्चंस आंसर करने हैं.
Out of 8 questions, you will have to answer 6 questions. 8 questions will be divided in part A and part B, or part 1 and part 2, whatever the nomenclature they would like, they will give, or even they will name it section A, section B, whatever it is. And here, first question of both the sections, like question 1 and question 5 will be compulsory. तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ हिस्ट्री एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज. लाइक इन द हिस्ट्री क्वेश्चंस you will find how this language developed, who were the lead authors, who were the founding members of this language, who compiled the grammar, what kind of grammar is used, like different types of grammatical formations will be asked. Like you can see here, there are 7 questions in part 1, first question, and out of that you will have to answer any 5 questions, and each question will be of 7 marks. So in total this will fetch you 35 marks, and it depends on your preparation. आपने preparation कैसे कर रखी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं. Thereafter there will be second question, that will be answer any 2. part A part B में ये second question भी divided रहेगा. And here you will find that these are related to grammars, type of prose, ode, or whatever it is. This is a question paper of English paper, English language and literature, that I have found. And here you can see that the questions related to grammar or type of the novels, prose, whatever it is, these type of questions are asked, and out of 3 questions in each section, section A and section B, you will have to answer any 2 questions, and each question will be of 5 marks. So collectively question number 2 will fetch you 20 marks, and thereafter there will be a passage, and you have to read that passage and thereafter answer the questions. And in this passage you will find that there is weightage of 20 marks, and here you will find that you will get 4 questions of 3 marks related to the information that has been provided in this passage, and thereafter there will be 1 question of 3 into 4, that will be of 12 marks. Thereafter you will find 1 question of 2 marks to give the title to that passage, and thereafter there will be 1 question of 6 marks to summarize the passage. So this is the question here you will find, and this passage will be very huge. So you have to be very crisp and very careful in studying this passage, reading this passage, and thereafter you have to answer these questions. And thereafter you will find part 4 question, and this will be again of 20 marks. Here you will find 4 questions of 5 marks each, and in each question you will find different questions that will be of change the voice, change the narration, whatever it is. And in each part you will get option to select 5 questions out of 7 questions. So this will be the type of question you will find in language and literature optional paper part 1, and thereafter you will find part 2. In part 2 the questions will be related to literature part. In the literature part, whatever is provided in the syllabus related to stories, novels, poems, prose, etc., that will be in the questions. Here in the questions will be related to all those kind of things, and the first question, as we have discussed earlier, will be compulsory question. Here you will have to answer any 5 question out of 7 given questions. So there will be 7 questions in total in question number 5, and you will have to answer only 5 questions. Each question will be of 7 marks, 5 questions, and that will be of 35 marks weightage. Out of that, how well you have read that literature, how well you are acquainted with the knowledge and the information about this paper, you will score. And thereafter there will be question number 6, and here there will be 2 subparts. One question will be related to any novel or story, and here you will be asked to answer the question, the major theme, etc., whatever they would think they will ask. And thereafter there will be one contextual question in the context of any
novel or story, and they will ask you to discuss about any specific event that has happened in that novel or story, that has been discussed in that story or novel. Like the questions will ask about the, as I am having the English question paper, about Kanthapura by Rama Rao or whatever the poems are there, and the part A will be of 14 marks, part B will be of 6 marks. Same as it will be in question number 7. Here again the part A will be the contextual question related to major theme, major event, major story, whatever it is, and thereafter again the second question will be contextual question about the events or theme, whatever it is they will think they will ask. So they have the liberty to ask according to their own will, but that will be from the novel or the story or the poem, whatever they have described in the syllabus itself. So nothing will be out of syllabus. JPSC have well watertight syllabus, and the best part is that they don't venture out of the syllabus. So this is the best part. So prepare the syllabus very well and you will be in good position to answer all the questions. And in the question number 8 again you will find 3 questions in part A. Here there will be 3 questions. Out of that you have to just answer 2 questions, and each question will be of 5 marks, 10 marks, and thereafter the last question, that is question number 8 part B, will be of essay. 10 marker question of essay to write in 250 words. So here you have to write 250 words for 10 marks in essay. And all of you know that if you practice well, essay is a good part of any question to answer because it will fetch you good marks. essay में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो 250 मार्क्स का एस्से का पेपर होता है. 2 एस्से लिखने होते हैं 125 मार्क्स ईच. और यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में स्कोर करते हैं. यू विल फाइंड सम स्टूडेंट्स गेटिंग ओनली 80 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स. एंड हियर इटसेल्फ यू विल फाइंड also the students who have scored 165 to 170 marks. तो इतना बड़ा रेंज क्रिएट हो जाता है, इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाती है. सो focus on the essays. If there is an essay which is going to be included to make the merit list of mains exam, then go for the essay. That will fetch you good marks. If you have practiced well, if your essay is well structured, essay is nothing but a storytelling in a good manner. अच्छा फ्लो होना चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए. 3 बेसिक पिलर्स एस्से के. और उसके बाद you will be in a good position to present it very well if you have practiced well, and you will fetch very good marks. तो एस्से पे ध्यान देना है. अगर कहीं पे भी आप लोगों को दिखता है कि यहाँ पे एस्से लिखना है, गो फॉर इट विथ गुड प्रैक्टिस एंड यू विल बी इन पोजीशन टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कंपलसरी पेपर्स पे. सो द मेन पिक्चर स्टार्ट्स हियर. फ्रॉम हियर यू विल फाइंड द जीएस सिलेबस. एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कॉन्टैक्टिंग मी, हु आर टाइम एंड अगेन मैसेजिंग मी, कॉलिंग मी कि सर जेपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करें नहीं करें, इतने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, क्या जाएगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर देयर कन्फ्यूजन दैट गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरलाइज्ड सिलेबस विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट इन जेपीएससी ओनली, बट such type of syllabus, such questions will be in every exam, whether it is BPSC, whether it is JPSC, whether it is UPPSC, whether it is UPSC, MPPSC, तमिलनाडु PCS में भी यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको. जनरलाइज नेचर के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए अभी सिलेबस बताता हूँ मैं. जो जीएस पेपर 1 है, यानी कि ओवरऑल जो एग्ज़ाम का अगर हम लोग देखें जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम का, तो पेपर 3 है. 6 पेपर टोटल होते हैं जेपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में. पहला कंपलसरी पेपर हिंदी एंड इंग्लिश केक वॉक है. थोड़ा सा मेहनत अगर आपने 10th तक किया होगा
तो आपको प्रिपरेशन करने की उस पेपर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। एसे, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी, इतने में ही आपका काम निकल जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर, वो जेपीएससी स्पेसिफिक है, उसमें आपको अपना एफर्ट देना है एंड दैट विल क्रिएट द डिफरेंस ऑल्सो। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑप्शनल पेपर will be crucial to make in the list or make you out of the list. So put that effort in that paper and select it very cautiously with well research. किसी के कहने पे बिल्कुल मत लीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि कोई कह दे कि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो आपको इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे आपको 50% मार्क्स या 60% मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 150 नंबर का पेपर है ना लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। अगर एवरेज मार्किंग यहाँ पर जा रही है 50 नंबर ना, आप 52 लाइए, आप सबसे आगे हैं। दैट्स इट। दिस इज कॉम्पिटिशन, रेस है ये। यहाँ पे आपको सबसे आगे रहना, जस्ट थोड़ा सा भी आगे रहिएगा काम बन जाएगा आपका। नो नीड टू बी टू फार अवे, उससे भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बट मेक इट श्योर कि आप जितना एफर्ट दे सकते हैं, जितना आगे निकल सकते हैं निकलिए, विल पावर क्रिएट कीजिए। क्यों नहीं होगा? लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही तो है। हिंदी सीखी आपने, इंग्लिश सीखी आपने, कोई और लैंग्वेज सीखी होगी आपने, तो उसमें सीधा सिलेक्शन इसी टाइप से करना है कि जो आप इजीली समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल है, बोलचाल की भाषा में आपको समझ में आती है, तभी आप लिख पाएंगे। रट्टा मारकर लैंग्वेज का पेपर नहीं लिखा जा सकता, फैक्चुअल नहीं है वो। That is being used in day-to-day life by the common people of that region where it is being spoken. So they will be well versed in that exam or that language to perform in that exam. So you have to be like them. So do the research first, thereafter only you should select any optional subject in the language and literature paper. Now let us start about the discussion of paper 3, that is of social sciences, and here you will find two subparts, history and geography. और यहीं से मैं कह रहा हूँ कि आप जेपीएससी की प्रिपरेशन मत कीजिए, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी की पढ़ाई कीजिए ना। बीपीएससी में भी आपको अभी 12 दिसंबर को पेपर है बीपीएससी प्री का, 800 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। क्या नहीं देंगे? जेपीएससी और बीपीएससी में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा स्पेसिफिकली अलग पढ़ना है बीपीएससी के लिए, थोड़ा सा स्पेसिफिकली अलग पढ़ना है जेपीएससी के लिए, बट जो कॉमन पार्ट है वो तो आप कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टिल द टाइम द रिजल्ट्स आर आउट अबाउट द जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एंड यू कम टू नो वेदर यू आर इन द लिस्ट और यू आर आउट ऑफ द लिस्ट, टिल दैट टाइम इफ यू आर इन डिलेमा, गो फॉर these parts of the syllabus. Here in social sciences paper in part 1 you will find history. Specifically the history related questions will be there, that will be having the weightage of 100 marks. This paper is divided in two subparts, 100 marks for history and 100 marks for geography. And here question number 1 will be objective type question and that will be compulsory question. 10 questions will be there, 2 marker questions, 20 marks. And इसके लिए प्रिपरेशन करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। In subjective questions you have the liberty to write whatever you know and try to convince the examiner to give you good marks. But in objective type questions you don't have any kind of liberty. There is 2 scenarios only, whether you know it or whether you don't know it. That's it. And accordingly you have to answer the questions. But in the mains paper or in the JPSC pre-paper also there was no negative marking, so people are having the liberty to answer all the questions. No issues. And one more thing, here while answering the compulsory questions, objective questions, don't go for that. Question number 1, answer A. This is not the correct way to answer the objective questions in main subjective paper, because you are not going to get the OMR sheet for these questions. There will be ruled copy. It will be like that, 6 inch height, 6 इंच के आसपास की हाइट रहेगी एंड 8 इंच ऑफ विड्थ। पेपर चौड़ा ज़्यादा रहेगा, आपका जो आंसर शीट का बुकलेट रहेगा
हाइट उसकी कम रहेगी, एंड यू विल हैव टू राइट इन द रूल्ड बुक, रूलिंग रहेगी हिंदी के कॉपी के जैसी। एंड हियर यू शुड राइट द आंसर इन करेक्ट मैनर दैट शुड बी इजली अंडरस्टैंडेबल बाय द इवेल्युएटर। कोई उनके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सो गो फॉर द क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इन सब पेपर्स में जेपीएससी के मेंस में आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, टाइम आपके पास अबंडेंट है। अगर हम लोग यूपीएससी के मेंस के पेपर की बात करें तो वहाँ पर 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्कर, 10 क्वेश्चन रहते हैं 15 मार्कर। टोटल इन ऑल टोटल आप लोगों को यहाँ पर यूपीएससी के मेंस पेपर में 5500 वर्ड्स के आसपास लिखना पड़ता है। अगर आप काट पीट के कम भी करेंगे तो 5000 वर्ड तो मिनिमम जाना ही है। बट इन जेपीएससी मेंस पेपर आपको हार्डली 2400 टू 2500 वर्ड्स ही लिखने हैं। सो हियर यू हैव टू राइट जस्ट हाफ ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम। सो यू आर हैविंग द लिबर्टी टू focus on structure, to focus on the compilation of the information, to make it well presentable, to present it as good as you can. So in the compulsory objective questions, just put the question number, thereafter write whatever the question has the content, जो मेन लाइन है क्वेश्चन का ऊपर में वो दे दीजिए, एंड thereafter go on answer. ऑप्शन जो भी ए बी सी डी जो भी वहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको लग रहा है करेक्ट है, एंड देयर आफ्टर वॉट एवर हैव रिटेन इन द आंसर द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन, उसका भी कंटेंट मेंटेन कीजिए वहाँ पर। एंड दिस शुड बी द वे टू आंसर योर ऑप्शनल क्वेश्चंस, कंपल्सरी ऑप्शनल क्वेश्चन, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू से, व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू हैव चूजन। कोई चांस नहीं छोड़ना है। एंड देयर आफ्टर यू विल फाइंड दैट देयर आर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एंड यू विल हैव टू आंसर जस्ट 2 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स ईच। एंड यहाँ पे एक चीज और है कि ईच आंसर शुड बी ऑफ 500 to 600 words, and 600 is the upper limit, don't overshoot 600 words। एक गोल्डन रूल बनाकर चलिए कि आपको जब भी लिखना है 10 मार्क्स के लिए 125 से 150 वर्ड्स के रेंज में रहना है। आप इससे कम भी मत आइए, 125 से 150 से ज़्यादा भी नहीं जाना है। दिस शुड बी द रेंज ऑफ योर आंसर फॉर each 10 marks, because the evaluator is also a person. If you will create fatigue in his mind, if you will make his work tedious, if you will make him to read too much of the things, and that too information is less, ओनली वहाँ पर राम कहानी बता रहे हैं, बुश हिटिंग कर रहे हैं, इधर से इधर घुमा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। राइट द क्रिस्प आंसर, to the point answer, easily understandable in lucid language, फ्लावरस वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। कभी भी इवेल्युएटर को आप प्रेशर मत दीजिए, बिकॉज द इवेल्युएटर हैव द ओनली वे टू पेनलाइज यू टू कट डाउन योर मार्क्स, एंड इफ यू विल क्रिएट द प्रेशर इन ऑन हिज माइंड, ही विल क्रिएट द प्रेशर ऑन योर फ्यूचर। So don't go on to create the pressure on the evaluator's mind. Don't do bush hitting. जितना आता है क्रिस्प लैंग्वेज में क्लियर कट इसमें लिखिए। फ्लो चार्ट आपने प्रैक्टिस कर रखी है, यहाँ पर मेंस के आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है रोल, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री है सिलेबस में, देयर आफ्टर मिडेवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन रहेगा, thereafter you will find the question on modern history, and thereafter you will find the question on history of Jharkhand. And here is the catch, for what I am insisting all the people, all the my students to go for the preparation of JPSC mains. Those who are asking कि सर तैयारी करें नहीं करें, कट ऑफ कितना जाएगा, इतना जाएगा, कट ऑफ का चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। कट ऑफ
आपके दिमाग में अब नहीं आना चाहिए, बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ झारखंड छोड़ दीजिए अभी जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता है. दीज 3 पार्ट्स यू हैव टू स्टडी फॉर एवरी एग्जाम थ्रू आउट इंडिया. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, दीज 3 पार्ट्स आर ऑलवेज देयर इन द सिलेबस. जीपीएससी के सिलेबस पे फोकस क्या करना है आपको, थोड़ा ही वहाँ पर स्पेसिफिकली कि नहीं आज से मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ूंगा बट जेपीएससी के लिए पढ़ूंगा. Does your mind is a folder on a computer that I am going to study the ancient history for JPSC, thereafter I will delete it and again I will create a new folder for ancient history and thereafter I will put the information in that folder for the BPSC exam. It is not like that. These informations are going to be utilized in any general exam. General competition, that means ancient history, medieval history, modern history will be there in the paper. सो डोंट गो ऑन टू से दैट कि जेपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन करें कि नहीं करें. झारखंड का हिस्ट्री है, नो इशूज, ये पार्ट आप छोड़ दीजिए. दिस पार्ट विल बी डेल्ट ऑन आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट. इफ यू मेक टू द लिस्ट, गो ऑन टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ झारखंड. टिल देन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट. और यहाँ पे वही है कि आपका मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द की टू द सक्सेस इन मेंस एग्जाम. सब्जेक्टिव पेपर में स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रैटेजी, राइट फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट फ्लो ऑफ द आंसर इज वेरी क्रूशियल टू गेट गुड मार्क्स. आंसर आप जब लिखते हैं 600 वर्ड का आपका आंसर है, दैट मीन्स अराउंड 5 से 6 पेज. 5 से 6 पेज पढ़ने का एफर्ट इवेल्युएटर क्यों लगाएगा? वाई ही शुड गो ऑन टू रीड ऑल द पेजेस? दैट इज द रोल ऑफ द राइटर. आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि आप इवेल्युएटर को बांधे रखें. Force him to read all those pages. Your answer should start in such a way, your introduction should be in such a way that it will generate a curiosity in the evaluator to turn the page again and again and go through your words. The flow should be like that. तभी वो जाके सारे पेजेस पढ़ेगा और तभी वो जाके आपको अच्छे नंबर देगा. So, it's your talent how much number you extract from the hand of the evaluator, and that will come from the practice. आंसर में क्रूशियल चीजें होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसमें भी अलग अलग पैराग्राफ के सब पार्ट्स हो गए, एंड देयर आफ्टर कंक्लूजन. So, if you start practicing answer writing, this thing will be very easy to formulate. कुछ के तो आपको मतलब आंसर कंठस्थ याद रहेंगे. The information will always be in your mind कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन दिखा, मतलब इस तरह से फ्लो करना है, इस तरह से हमें बॉडी लिखनी है, इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है. The conclusion should be like this, and I will make such kind of flow charts. The students nowadays are writing or making the flow charts in the history questions also, polity questions also, economics questions also, and they make the answer very presentable. पेपर देख के अच्छा लगता है कि क्या लिखा है. And some students are like that also कि कुछ भी राम कहानी लिख के जा रहे हैं, दाएं बाएं, समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो. तो वैसे केस में आपको इवेल्युएटर तभी नंबर देगा कि जब आपका पेपर प्रेजेंटेबल है, उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, दे फाइंड इट वेरी अप्रिसिएबल एंड दे विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स एंड दैट विल मेक द एज. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, and here in geography part again the questions format will be same. Here you will find 10 objective questions, 2 marks each, total 20 marks, and thereafter there will be 4 questions and you have to answer any 2
कोई भी 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। मैं अगर पेपर 3 दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, पहले हिस्ट्री का पार्ट चालू हुआ, देयर आफ्टर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड हियर देयर आर सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी and section D, and in section A you will find the question related to ancient history. Thereafter in section B there will be questions related to medieval history, thereafter modern history and history of Jharkhand. You have to just answer any 2 questions, and thereafter there will be questions from geography in part B, and here you will again find the questions that are objective, and lastly you will find here the questions. These are not in section wise manner. You will just find 4 questions and you have to answer any 2 questions. And here 1 question will be specifically related to geography of Jharkhand. And here the questions may be from the agricultural condition of Jharkhand, the topography of Jharkhand, the climatic condition of Jharkhand, the mining related situation, whatever they will find it suitable, or they will find it good for the question paper, they will put it in the question paper. So no issues. So here again the practice is the key, and those who think whether to go for the preparation of JPSC exam or other exams, just go on to prepare India and the world geography. The geography of Jharkhand should be left out, and when you make it to the list to appear in the mains exam, go for the preparation of geography of Jharkhand. Now paper 2 of GS and paper 4 overall. Here you will find the questions related to Indian Constitution, polity, public administration and good governance. So again this paper will be divided in 2 sections, 2 parts. Section 1 will be Indian Constitution and polity. Same as earlier paper, you will find 10 compulsory objective questions in question 1. Each will be having 2 marks weightage, and in total it will fetch you 20 marks. And thereafter you will find questions, you have to answer 2 questions out of 4 questions, and that will be of 40 marks weightage. 2 questions will make you to get 80 marks. So Indian Constitution and polity weightage is 100 marks, and public administration and good governance will be of 100 marks. And here you can find in the paper section A objective questions. Thereafter you will find 4 questions in a row. You have to just select any 2 questions of your choice in which you are well acquainted with the content, structure, all those things, you are able to present it very well. Select those questions and go on to write that. And thereafter in the governance and public administration section, again of 100 marks, the pattern will be same, 10 objective questions, 2 marks each, and thereafter you will find 4 questions, you have to answer any 2 of your choice. As you can see here, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लास्ट में 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सेलेक्ट एनी 2 एंड आंसर देम। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद 50% का चॉइस मिल रहा है आपको। 100 क्वेश्चन मान लिए अगर है तो 50 ही आंसर करने ऑफ योर ओन चॉइस। 4 क्वेश्चन है, 2 के आंसर लिखने हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है किसी एग्जाम में। इतनी लिबर्टी है आपके पास। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द सिलेबस, रीड इट वेल। अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि यहाँ पर ये मेरे लिए थोड़ा तकलीफ दे है, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, छोड़ दीजिए, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट शुड बी डेल्ट ऑन वेरी वेल। तभी जाकर आप मान लीजिए कि जैसे हिस्ट्री में पार्ट में देखेंगे आप कि एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, झारखंड का हिस्ट्री सब है। अगर आपने एंशिएंट छोड़ भी दिया तो बाकी के पार्ट आपके ऐसे प्रिपेयर होने चाहिए दैट यू शुड नॉट लेफ्ट आउट एनी क्वेश्चन। ऐसा पोजीशन नहीं बनना चाहिए कि हमने एंशिएंट छोड़ भी दिया और इधर के भी पेपर में हमने सही से तैयारी नहीं की और इधर के भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। दैट शुड नॉट बी देयर। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स से रिलेटेड, एब्रीविएशन से रिलेटेड, टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट टू सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आप लोग देखेंगे कि जो हमारा ARC आया, सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें यहाँ पर ARC का रिपोर्ट, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड सिंपल थिंग्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ स्कॉलर्स, इन सब के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी इन पोजीशन टू फेच गुड मार्क्स इन दिस पेपर। एंड हियर ऑन वी विल कम टू द नेक्स्ट पेपर, paper 5. From here the pattern of the paper will change. From here onwards there will be no section type issue. Here this complete paper is related to Indian economy, globalization, sustainable development. Here the single question will be compulsory, that will be question number 1, and that will have 20 questions, compulsory questions, 2 marks each of 40 marks, and thereafter you will find section wise question. उसके बाद पेपर में आपको मिलेगी सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, and here you will find question or in each section there will be 2 questions and you have to just answer 1 question. So 4 sections, 40 marks each, total 160 marks. But here again you have the 50-50 situation, either this or this. You can answer any question. पेपर अगर देखें तो ये देखिए चालू हो रहा है, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लगातार आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, एंड देयर आफ्टर सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सारे में एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, और का सिचुएशन है, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट करेंगे एंड आंसर इट वेरी वेल। लास्ट सेक्शन 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हैं, एंड देयर आफ्टर जो बाकी के 4 सेक्शंस हैं उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। यू कैन सेलेक्ट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन वेरी वेल। एंड यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट चाहिए होते हैं, और इकोनॉमिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, ज़्यादा टफ मिलेंगे। पॉलिटी में भी वही सिचुएशन है, हिस्ट्री का तो फैक्चुअल रहते हैं, आपने रटाया नहीं रटाया वो ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स दे कैन टर्न योर माइंड इन द स्टेटमेंट्स इटसेल्फ, दे विल मेक यू टू गेट कंफ्यूज्ड, and even if you know the correct answer, but the formulation of the questions statement will be like that you will be confused. So try to be crisp in your information. और अगेन यहाँ पर प्रैक्टिस का आप लोग एक नियम बना लीजिए कि मुझे पर वीक चूज एनी डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वट एवर इट इज, चूज एनी डे, एंड ऑन दैट डे यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लिखना है 600 वर्ड, एक आध बार शुरुआत में लिख लिए, प्रैक्टिस कर ली, फिर बीच बीच में कुछ इंटरवल पे पूरा फुल लेंथ आंसर लिख रहे हैं। अदरवाइज जस्ट मेक द रॉ स्ट्रक्चर, इंट्रो का स्ट्रक्चर बना लिया हमने, बॉडी के मेन टॉपिक्स लिख लिए कि ये पॉइंट दे रहेगा, इसे हम इलेबोरेट कर लेंगे, एंड देयर आफ्टर कंक्लूजन विल बी लाइक दिस। रॉ स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपके लिए रिवाइज करना भी इजी होगा। स्केलेटल आंसर्स कैन बी revised very easily and very fastly. It will reduce your time, it will reduce your effort both. So go on to practice. मैं time and again आप लोगों को समझा रहा हूँ कि practice is the key to the success in the mains, because it will reduce your time consumed while you are brainstorming about the answer. At that very time the structure will be in your mind, just you have to think about the important information, सिर्फ वही information churn out करके निकालना है अपने brain से, and the structure will be already in your mind if you have practiced well.
सो गो ऑन टू प्रैक्टिस। और यहाँ पर देखिए कि आपके पास कितनी लिबर्टी मिल रही है कि आपको हर एक जगह पे ऑप्शन मिल रहा है 50-50 का। बेस्ट पार्ट है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेपर, दैट इज लास्ट पेपर, पेपर 6। और जीएस की बात करें तो पेपर 4। एंड दिस पेपर कंप्लीटली रिलेट्स टू जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक। तो इस टाइप का ये पेपर है। नाउ कम टू पेपर 6। और जीएस की बात करें तो पेपर 4। और ये पेपर कंप्लीटली साइंस एंड टेक पर बेस्ड है। हियर यू विल फाइंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल साइंसेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एंड अगेन दिस इज द टॉपिक, this is the paper from which the questions can be asked in any general competition। यहीं पे मैं बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जेपीएससी के लिए स्पेसिफिकली वैसा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर टॉपिक्स, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री में एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एनी जनरल कंपटीशन, सो व्हाई टू बॉदर अबाउट द जेपीएससी इटसेल्फ। वी विल प्रिपेयर फॉर दीज स्पेसिफिक टॉपिक्स लेटर ऑन आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट। टिल देन फोकस ऑन दिस पेपर। हियर you will find one question compulsory, that is question 1, and here 20 questions, 2 marks weightage each, that will make 40 marks. And thereafter again you will find questions section wise, and here again you will find or type situation. Question number 2, this or this. Question number 3, this or this. So here one catch is only there. There is 32 marks question each, 5 questions 160 marks. तो यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट का रेंज देखना है 450 to 550 words. Only this paper is having one more question. Otherwise all the other papers are having 4 subjective questions to write and 20 objective questions to answer. But here you will find one more subjective question to write. But the word limit will be less, so no issues. और उसके बाद भी अगर देखें तो इसमें लिखने के लिए ज़्यादा नहीं है। In comparison with UPSC mains papers, these papers are very short. You need very less time. Here if you want to see the paper, you can see here first part objective questions and thereafter subjective questions. From question number 2, this or this, this or this. So here only you have to practice and start preparing for JPSC mains exam with right strategy. You should be well acquainted with the introduction, how to write the introduction, how to manage the body part, what should be the content of the body part, how should be the flow of a specific question's answer in the body, what should we write in the conclusion. All these things will come from the practice itself. तो यहाँ पे सीधा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, start with whatever part you want to start with. आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे लोग हिस्ट्री में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी में कंफर्टेबल होते हैं। Many students find it easy to start with the polity part. Many students will find it easy to the economics part. No issues. Start with the easy part first, because as the exam will come nearby, you will be under pressure. और प्रेशर में एफिशिएंसी स्टूडेंट्स की बढ़ जाती है, पता नहीं क्यों। पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी। Many of the students I have seen कि सर ये पार्ट हो नहीं पा रहा है, and when there is less time left for the exam, suddenly their brain starts to work at 400% efficiency, and they go on to complete all those parts. Earlier they were finding it very difficult. So start with the easy part
whatever part you find it easy to prepare, start with that. Once you finish one part, whether it is history, geography, whatever it is, start practicing the questions, objective question as well as subjective question. When you complete the next part, add that part in the questions. ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो अब सीधे जाके पेपर में ही देखना है, कंटिन्यूअस टच में रहना है. Add that history questions along with that geography questions if you have finished it out, and thereafter पॉलिटी हो गया. तो तीनों पार्ट का प्रैक्टिस करना है. धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और इधर रिवीजन पार्ट शॉर्ट होता जाएगा, बिकॉज वंस यू हैव रेड इट वेल इट विल टेक लेस टाइम टू मेक द नेक्स्ट रिवीजन. उसके बाद का रिवीजन फिर से और कम टाइम मिलेगा, एंड देयर विल बी अ टाइम कि आपके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि आप ज्योग्राफी का एक सिंगल पेपर का सिलेबस एक दिन में रिवाइज कर सकते हो. मेक द नोट्स इन दैट वे, जस्ट द कीवर्ड्स, द बुलेट्स, कि एक ये कीवर्ड हमने देखा तो उसके अंदर का क्या इंफॉर्मेशन था, दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी इन योर माइंड, कंप्लीट रिकॉल हो जाए एक बार में. दैट्स द वे टू प्रिपेयर फॉर द मेंस पेपर. क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है इसका, जेपीएससी का इतना भी बड़ा नहीं है, बट आई हैव सीन द यूपीएससी स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू रिवाइज द कंप्लीट पेपर इन सिंगल डे जस्ट थ्रू द कीवर्ड्स. A4 साइज पेपर लिया, बीच से लाइन निकाली, बुलेट्स में कीवर्ड्स हैं, ये हुआ सर, हाँ ठीक है सर, बजाड़ास है तो ये यहाँ पर इसका बीच में सेंट्रीफ्यूगल फ्लो होगा, यहाँ पर पानी जमेगा. कंप्लीट टोपोग्राफी उनके दिमाग में आ रही है ज्योग्राफी की. मराठा की हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं तो सिर्फ टाइमलाइन दे दिया है एकदम, 1720 से चालू किया, 1720, 22, 40, कौन कौन आए, नारायण राव, माधव राव कौन है, सारा एक लाइन से वहाँ पर डाल दिया. और वो सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है. तो राइट स्ट्रैटेजी बनाइए किसी भी प्रिपरेशन का. रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे पांडव की सेना उतनी मजबूत नहीं थी. दे वे आर नॉट सो एफिशिएंट और वेल इक्विप्ड, और उनके पास उतने बाहुबली भी नहीं थे इन कंपैरिजन विद द कौरव्स. स्टिल द पांडवास सक्सीडेड, दे डिफीटेड द कौरव्स. पूरा निस्तो नाबूद कर दिया. वाई? बिकॉज ऑफ राइट स्ट्रैटेजी. सही गाइडेंस था उनके पास, श्री कृष्ण थे द स्ट्रैटेजी मेकर, राइट पाथ. और सेकंड थिंग ये चीज याद रखिए कि कर्म करो फल की चिंता मत करो. कर्म था आपका, प्री दे देना है. अब उसका रिजल्ट, फल की चिंता करते रहिएगा, प्रिपरेशन गड़बड़ होगा मेंस का. दिमाग में वही चीज़ें डिलेमा में घूमती रहेगी, एकदम एक बार आपको टेंस कर रही रहेगी जब तक कि रिजल्ट नहीं आएगा. एंड इफ़ यू मेक टू द लिस्ट टू अपीयर इन द मेंस एग्जाम, देन व्हाट? 1-1.5 महीने तो आपके वेस्ट हो गए. और बाद में ये चीज़ें आप लोगों को हंट करेगी कि वो 2 महीने मैंने अगर उस समय बर्बाद नहीं किए होते ना तो आज मेरा मेंस का प्रिपरेशन अच्छा होता. आई वुड हैव परफॉर्म वेल, आई वुड हैव मेड टू द लिस्ट. तो ये चीज़ें जो हैं, चाय पे चर्चा से दूर रहिए. चर्चा करनी है तो उन लोगों के साथ बैठिए जो डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़े हुए, एंशियंट हिस्ट्री में चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज लाइक दिस, दिस वाज द एम्पायर ऑफ अशोका. सिट विद देम, डिस्कस विद देम. चाय पे चर्चा नहीं कि जानते हो भाई हमने तो 140 स्कोर किया है, 140 क्वेश्चन हमारे सही हैं. पता चलेगा बाद में लिस्ट में वही नहीं है. जस्ट दे विल क्रिएट द हैवॉक. कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ये होगा, बहुत ज़्यादा जा रहा है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड. देयर वर्ड्स विल अफेक्ट यू, देयर वर्ड्स विल किल योर प्रिपरेशन सिस्टम. कर्म कर दिया आपने, फल की चिंता मत कीजिए. फल जो है वो पक रहा है. आपका काम था पेपर में अपीयर होना. उसके बाद जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं
स्टिल यू हैव टू अपीयर इन अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया है कि आपने देखा कि झारखंड स्पेसिफिक सिलेबस में है ही कितना, तो आप उन सब चीज़ों को अगर आपके दिमाग में डिलेमा, साइड कीजिए और बाकी की चीज़ें पढ़ाई कीजिए। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको काम आने ही वाली हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कोई ले नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, वो हमेशा साथ देगा। ज्ञान अगर आपके पास है तो आप कहीं पर भी आराम से अपना काम निकाल सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी दूसरों की बातों पे मत ध्यान दीजिए। कंफ्यूज करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, डेविएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। उनका कुछ नहीं जाना, वो तो बोल के निकल गए। उनका काम वही था, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। उनके काम में आप उनका साथ क्यों बटा रहे हैं? डोंट गो फॉर द गॉसिप्स, जस्ट फोकस ऑन योर ओन प्रिपरेशन, ओन स्ट्रेटेजी। सही स्ट्रेटेजी बनाइए। चलिए ठीक है, डर लग रहा है कि प्री में होगा नहीं होगा, सेग्रीगेट योर सिलेबस। कीप इन माइंड दैट I have to prepare for the BPSC also for the 12th of December. Study accordingly. हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट जो भी है आपका, उसकी प्रिपरेशन रहेगी। That will fetch you good marks in JPSC mains also. That will make you to clear the BPSC prelims also. And again in BPSC mains also. If you are going to appear in the UPSC pre on 10th of October, this part will help you out there also. So why you are bothering? पढ़ें कि नहीं पढ़ें? पढ़ना तो है ही, चाहे जेपीएससी के लिए पढ़ें, चाहे बीपीएससी के लिए, चाहे यूपीपीसीएस के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आदि और अंत जेपीएससी है। जेपीएससी का प्री नहीं हुआ तो जीवन में कुछ नहीं बचा। उसके बाद हमें ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ प्रिपेयर करना है, ना कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। उसके बाद भी बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। If you are preparing for civil services, then you should be looking for the options. ये नहीं तो ये देंगे, ये नहीं तो ये देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑप्शन नहीं है, वो जस्ट एक और अटेम्प्ट है आपके लिए, एक और एग्ज़ाम है। क्योंकि आपको पढ़ना वही चीज़ें हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए, कोई डिफरेंट चीज़ें पढ़नी नहीं है। तो फिर ये क्या सोचना कि हमारा जेपीएससी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या करें नहीं करें। पढ़ना है, बस पढ़ते रहना है। एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर करना है, बेटर हमें प्रैक्टिस करते रहनी है क्वेश्चंस की, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो। राइटिंग स्किल आपका डेवलप होगा तो वो किसी भी एग्ज़ाम के मेंस में आपको काम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर रहे हैं तो किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में आपको काम आने वाला है। सो व्हाई टू बॉदर अबाउट दैट कि आपका जेपीएससी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, प्री निकल रहा है नहीं निकल रहा है। फोकस ऑन द प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और कट ऑफ कुछ भी जा रहा है आप प्रीवियस वीडियोस देखिए और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन चालू कीजिए। क्योंकि मेरे पास कॉल ऐसे भी लोगों के आ रहे हैं जो मैं कह रहा था 105 कट ऑफ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर मैं ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करता हूँ। मैं 105 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 105 नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ। 105 क्वेश्चन दैट मीन्स 210 नंबर। अब स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरे 112 बन रहे हैं। मैं बोला कि वेल गो फॉर द प्रिपरेशन फॉर मेंस। तो बोले नहीं सर इतना कम में कैसे होगा। हम बोले तो कितना चाहिए? बोले सर कम से कम 200। मैं बोले भाई किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बोले सर नंबर। हम बोले यार पहले बताना था, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। 112 नंबर मतलब 56 क्वेश्चन, इतने में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि कट ऑफ कहाँ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि जिनको लग रहा है कि मैं 105 नंबर की बात कर रहा था, 112 नंबर आ रहे हैं तो मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा। उनके करेक्ट कितने हो रहे हैं दोनों पेपर मिला के? 56 क्वेश्चन। इनका तो लिस्ट में मतलब कि नाम भी नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ही तो 40% का रखा है इन्होंने जनरल के लिए। अगर 40 क्वेश्चन से कम दोनों पेपर में से किसी में भी आते हैं तो आपको वैसे ही लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अगर किसी के पेपर 1 में 80 से 90 क्वेश्चन भी सही हैं और पेपर 2 में 39 भी क्वेश्चन अगर आ गए ना तो ही विल बी आउट ऑफ द लिस्ट। मिनिमम 40% दोनों पेपर में कंपलसरी है।
40 इसमें 40 उसमें, किसी एक में भी थोड़ा सा डगमग हुआ, यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। और इससे भी कट ऑफ बहुत मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिनका कि पेपर 2 में शायद ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि 40 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं, चाहे पेपर 1 में जितना भी हो। सो डोंट बॉदर अबाउट द प्रीलिम्स कट ऑफ, गो ऑन टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। क्योंकि मैं बहुत बड़ा सिंपल साइज देख रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, 2-4 लोगों से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। और मेंस के पेपर में क्या क्वेश्चन है, क्या है सिलेबस है, जो भी है हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। ये हमारे वेबसाइट पे जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जेपीएससी मेंस की, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना पड़ेगा। देयर इज़ नो फैसिलिटी टू रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू ऑफलाइन मोड, and here you are the person who will do all the work. You have to create your own ID password, you have to make the payment, the course will be added in your ID. However, if you want to take the offline courses, you can register it online also, you can come to our coaching and you can register it offline also. और अगर आप लोगों को इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी चाहिए फी में, that is available only in the offline mode, and that too you have to come down to our office and you have to avail that facility. Online अगर आप रजिस्टर करते हैं ऑफलाइन कोर्सेज के लिए, you will not get the installment facility. और दोनों ही कोर्सेज में आप लोगों को हैंड रिटन मटेरियल मिलेंगे, कुछ प्रिंटेड मटेरियल रहेंगे, कुछ हैंड रिटन मटेरियल रहेंगे। वीडियो क्लासेस मिलेंगे ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में तो आपको क्लास में ही पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। टेस्ट भी रेगुलर होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मैं पर्सनली गाइड करूंगा। और इसीलिए मैंने बैच साइज छोटे रखे हैं। आई एम गोइंग टू टेक ओनली 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, क्योंकि अगर मैं आप लोगों पे क्लियर कट निगरानी नहीं रख सकता हूँ, क्लियर कट फोकस नहीं कर सकता हूँ, आपका परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकता हूँ, मुझे भीड़ बढ़ा के कोई मतलब नहीं। आई एम फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए मुझे, भीड़ नहीं चाहिए। सो दोज हु वांट टू टेक द एडमिशन, गो थ्रू इट द प्रोसेस। और यहाँ पर सीट्स भी बहुत जल्दी फुल हो रहे हैं, तो सीट्स भी कम ही बचे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को पता होगा कि कितने सीट बचे हुए हैं, वो मुझे डेटा नहीं है मेरे पास, तो वहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ों के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो करते रहें। ये हमारी वेबसाइट की लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है। किसी भी मोड में आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना हो टू मी और इवन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, थ्रू दैट यू कैन गो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, गुड बाय।